हरियाणा, जिसे बीजेपी ने अपनी राजनीतिक ताकत का मजबूत गढ़ समझा था, अब पार्टी के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। एक समय था जब मोदी और शाह की जोड़ी का जादू पूरे देश पर छाया हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे ये जादू फीका पड़ता जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति कमजोर होती जा रही है और इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का खेल भी बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहा है। ये वही हरियाणा है जहां कभी मनोहर लाल खट्टर की सरकार को अभूतपूर्व समर्थन मिला था, लेकिन अब हालत बदल रही है। बीते कुछ सालों में बीजेपी ने कई राज्यों में अपनी सरकारें गंवाई हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान। बीजेपी को लगातार झटके मिलते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी के सपनों पर पानी फेर दिया है और इसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने से बीजेपी की मुसीबतें और बढ़ गईं। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि बीजेपी के पुराने और भरोसेमंद साथी भी उनसे किनारा कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की हालत भी खस्ता हाल होती जा रही है। जाटों के बीच बीजेपी की पकड़ कमजोर हो चुकी है और यही कारण है कि पार्टी के कई बड़े नेता अब खुलकर पार्टी की नीतियों की आलोचना करने लगे हैं। हरियाणा में कांग्रेस का धीरे धीरे उभार होना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। पूर्व बीजेपी नेता वीरेंद्र सहवाग और सुभाष चंद्रा जैसे दिग्गज भी अब कांग्रेस के समर्थन में दिख रहे हैं, लेकिन असली कहानी तो भागवत का खेल है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की बीजेपी पर पकड़ पहले से मजबूत रही है और अब उन्होंने संकेत दे दिया है कि वह पार्टी के भीतर बड़ा फेरबदल चाहते हैं। भागवत अब मोदी और शाह की जोड़ी से निराश नजर आ रहे हैं और उनके मुताबिक पार्टी को एक नया चेहरा और नई सोच की जरूरत है। मोहन भागवत और उनके समर्थक अब बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व से नाराज हो चुके हैं। लगातार राज्यों में हार और संगठन में असंतोष की खबरें आरएसएस तक भी पहुंच चुकी हैं। भागवत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि मोदी और शाह की जोड़ी को राजनीतिक मुख्यधारा से बाहर किया जाए। भागवत का मानना है कि 2024 के चुनावों के बाद बीजेपी को एक नई दिशा देनी होगी। इसके लिए उन्होंने नितिन गडकरी जैसे नेताओं को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है, जो संघ के प्रति वफादार माने जाते हैं। गडकरी का नाम पहले भी पीएम पद के लिए चर्चा में आ चुका है और अब ऐसे लगता है कि भागवत उन्हें मोदी की जगह पार्टी का चेहरा बनाना चाहते हैं। बीजेपी के लिए बड़ा झटका। बीजेपी को एक के बाद एक राज्यों में हार का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान में भी हालत बीजेपी के पक्ष में नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की पकड़ कमजोर होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के मजबूत होने के संकेत हैं। इन सब के बीच हरियाणा में बीजेपी की हालत और बिगड़ गई है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार को लेकर जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। किसानों के मुद्दों पर भी सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना हो रही है। कांग्रेस के साथ साथ जेजेपी और अन्य क्षेत्रीय दल भी बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं। मोदी और शाह की जोड़ी को हमेशा से बीजेपी की जीत का सूत्रधार माना गया है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। राज्यों में हो रही हार और पार्टी के भीतर असंतोष की खबरों ने मोदी और शाह को भी संकट में डाल दिया है। हरियाणा में बीजेपी की हार सिर्फ एक राज्य की हार नहीं होगी, बल्कि ये मोदी और शाह के राजनीतिक भविष्य के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। मोदी और शाह की जोड़ी ने पिछले 10 सालों में बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन अब पार्टी के भीतर ही उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। आरएसएस का समर्थन भी अब उनके साथ नहीं है और भागवत के नेतृत्व में संघ पार्टी के भीतर बड़े बदलाव की तैयारी में है। मोहन भागवत और नितिन गडकरी का प्लान साफ है, पार्टी को एक नई दिशा में ले जाना। भागवत का मानना है कि मोदी और शाह की जोड़ी ने बीजेपी को जितनी ऊंचाई तक पहुंचाया, अब वे वहीं पर
रुक गई है। अब वक्त आ गया है कि पार्टी को एक नया नेता और नई सोच मिले। नितिन गडकरी, जो संघ के करीबी माने जाते हैं, अब बीजेपी की राजनीति में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। ये संकेत भी दिए जा रहे हैं कि 2024 के चुनावों के बाद अगर बीजेपी हारती है तो मोदी और शाह को किनारे कर गडकरी को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। अगर हरियाणा और अन्य राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो ये निश्चित तौर पर मोदी और शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के लिए ये सबसे खराब दौर होगा और पार्टी को अपने अस्तित्व के लिए संघ की ओर देखना पड़ेगा। नितिन गडकरी और संघ का समर्थन अब पार्टी को नया चेहरा और नई दिशा दे सकता है, लेकिन इसके लिए मोदी और शाह को किनारे करना होगा और यही वो प्लान है जो मोहन भागवत और गडकरी मिलकर बना रहे हैं। आखिरकार 2024 का चुनाव ही तय करेगा कि बीजेपी का भविष्य क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है, अगर पार्टी को हरियाणा जैसे राज्यों में हार का सामना करना पड़ा तो मोदी और शाह की जोड़ी का दौर खत्म हो सकता है। संजय जोशी का एक ऐसा नाम है जिससे मोदी शाह खेमे में हड़कंप मचा हुआ है जब से नाम आया है, और इसको आप उस तरीके से देख सकते हैं कि इतना दबाव आरएसएस की तरफ से इन लोगों के ऊपर बन गया है कि अब ये किसी के ऊपर भी समझौता कर सकते हैं। इसमें एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, शायद पता नहीं इससे वो ढंग से जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा, कि आप किसी हलवाई की दुकान पे जाते हैं, वहां से आप मिठाई लेते हैं और आप जो है आपके पास पैसे होते ही नहीं है, तो आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं कि भाई मैंने आपको 500 रुपए दिए थे। तो आपका लड़ाई झगड़ा चल ही रहा होता है कि तीसरा आ जाता है कि भैया दोनों की लड़ाई में मेरा मत भूल जाना, और जबकि दिया उसने भी कुछ नहीं है, लेकिन प्रेशर इतना बन जाता है उसके ऊपर कि वहां कहता हाँ आपका तो याद है। अगर वो इसको भी मना कर देगा कि नहीं नहीं तूने भी नहीं दिया, तो वहां फिर दुकानदार का झूठा सिद्ध होना आसान हो जाएगा। तो ये आरएसएस की एक स्ट्रेटजी थी, मुझे लगता है कि संजय जी का नाम आगे बढ़ा के और किसी तीसरे का नाम दे दिया जाए। हालांकि मैं इसको अभी फाइनल मान के नहीं चल रहा हूं, क्योंकि ये बुखार बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आरएसएस की एक रणनीति है कि इस तरह की चीजों को किया जाए। संजय जोशी का नाम आने के बाद में बहुत ज्यादा दबाव इन लोगों के ऊपर बन गया, और उस दबाव से बचने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से शिवराज चौहान के नाम की चर्चा चलाई। तो शिवराज चौहान के नाम पे आरएसएस ने सहमति नहीं दी और इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद जो दोबारा चर्चा आई तो आरएसएस की तरफ से एक नाम आगे किया गया, जो पूर्व मुख्यमंत्री है राजस्थान की वसुंधरा राजे, और इसमें कोई दो राय नहीं है, जग जाहिर है कि वो भी इस कैंप की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं उससे भी ये लोग असहज नजर आते हैं और उस पे भी इनकी ओर से सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो 8 अक्टूबर को जो हरियाणा के नतीजे आएंगे, तब तक इतना प्रेशर आरएसएस इनके ऊपर बना चुकी होगी कि इन्हीं को 3-4 नामों के अंदर से ही एक किसी नाम पे सहमति इन लोगों को देनी पड़ेगी, और उसके बाद जो घमासान शुरू होगा भारतीय जनता पार्टी में, उससे इनका बचना मुश्किल होगा। मुझे ऐसा नजर आ रहा है फिलहाल के नजरिया को देखते हुए, हाल फिलहाल में जो चीजें चल रही हैं उसको देखते हुए ये मुझे लग रहा है कि ये सिनेरियो बनता जा रहा है जो आपको 8 तारीख के बाद दिखाई देगा। और संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, उनमें तमाम खूबियां हैं, तमाम काबिलियत है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नहीं भी बनेंगे तो वो राष्ट्रीय महासचिव बन जाएंगे। राष्ट्रीय महासचिव वो पहले भी रहे हैं। इससे ये तय है कि संजय जोशी की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री तय है और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में मिलने जा रही है। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे ही मिलेगी या किसी दूसरे राष्ट्रीय महासचिव के तौर पे मिलेगी, यहाँ पे थोड़ा सा आज की डेट में ये थोड़ा सा संशय है। अब ये संशय भी आने वाले दिन में दूर हो जाएगा। अगर इनकी तरफ से किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर सहमति बनती है तो संजय जोशी राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के हो जाएंगे। तो संजय जोशी को तो आना ही आना है। संजय जोशी कभी अभी उस चीज को ना इनकार करने की परिस्थिति में है, ना बोलने की परिस्थिति में है, वो एक अलग चीज है। पर भीड़ का आना, एक हलचल होना, वो बहुत सी चीजों को ट्रिगर कर देता है। अब आगे फैसला जो है इस मामले में लेना तो आरएसएस को है कि बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन बनता है, वो सबसे, और उसी चीज को लेके कयास लग रहे हैं संजय जोशी के नाम पे।
अब उसमें आप एक चीज और देखिए, उसको लार्जर पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं तो इस समय आरएसएस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि आरएसएस का जो ओरिजिनल स्वरूप है अपना, जिसके लिए आरएसएस जाना जाता था और बीजेपी जिसके लिए जानी जाती थी, उसको किस तरीके से मतलब मेंटेन किया जाए या वापस उस पर आया जाए। हुआ क्या है कि पिछले कुछ समय से, खास तौर से जब से बिल्कुल टेंटेड जो जिन पे एलिगेशंस रहे उन नेताओं का बीजेपी में आना हुआ, बीजेपी में आने के बाद जो काडर था इस पार्टी का, उसको दरकिनार एक तरीके से होना पड़ा। चीफ मिनिस्टर्स इंपोज किए गए, मसलन मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में, या उसके बाद हम बात करें उत्तराखंड की बात करें, हम अभी राजस्थान की बात करें, हमने वसुंधरा राजे की बात की, तो ये तमाम चीजें जो हुई हैं ये कभी बीजेपी का कल्चर नहीं था। पहले एक सीधा सा एक सेटअप चलता था जिसमें ऊपर बीजेपी है, ऊपर आरएसएस है, आरएसएस की लाइन है, उसको बीजेपी टो करती है, एक पॉलिटिकल लेवल पे पॉलिटिकली उस चीज को मैनेज किया जाता है, उसको रन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। वो एक ऐसा सिस्टम था। पर पिछले 10 सालों में बहुत चीजें बदली हैं और उस बदलाव की वजह से क्या हुआ, मसलन जिस तरह जेपी नड्डा की किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे इस पार्टी के, और उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि एक, क्योंकि नरेंद्र मोदी अमित शाह हावी थे बिल्कुल, तो जेपी नड्डा को बनाया गया प्रेसिडेंट। और किस लिए बनाया गया कि इनको एक अपना यस मैन चाहिए था। क्यों यूपी एमपी ऐसे स्टेट से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया? और उसके लिए भी लोग ये सोचते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है, वो ये कहते हैं कि ऐसा था कि एक पैरेलल सेंटर ऑफ पावर खड़ा हो जाता है। आप सोचिए, अगर जो उत्तर प्रदेश से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और वो किसी भी मुद्दे पर उनकी मोदी साहब से या अमित शाह साहब से इनसे नहीं मतलब सहमति ना हो, तो फिर अंदर चीजें उस तरीके से काम करती हैं। पर आरएसएस का एक कल्चर था पुराना, जिसमें एक इंटरनल डेमोक्रेसी तरह की थी कि कोई भी कार्यकर्ता खड़ा होकर सवाल पूछ सकता था। तो वो सिस्टम जो है उसको कहीं ना कहीं आरएसएस ठीक करना चाहता है। आज आरएसएस में देखिए, आरएसएस के पुराने कार्यकर्ताओं से कई बार बात होती है हमारी, पुराने लोग जो हैं, वो लोग जिन्होंने, जिसको कहते हैं ना दरिया बिछाई पर्दे खींचे, वो लोग जो हैं वो अब कहते हैं कि वो आरएसएस नहीं रहा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।